नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में चंबल नदी, और सोमवार है तो क्लास लेने भी जरूरी थे। तो सोम से गुरुवार जो अपनी क्लासेस चल रही है, कोशिश यही रहती है कि ब्रेक नहीं हो किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए। गर्मी वैसे बहुत पड़ रही है और आप लोगों को मुझे देखकर भी अंदाजा लग ही रहा होगा कि हाँ वाकई में गर्मी पड़ रही है। चलिए, ध्यान रखें स्वास्थ्य का, ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहें और थोड़ा सा बचाव ही उपचार है, ये समझ के ध्यान रखें। चलिए, आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों, चंबल नदी। अब जो इतना कठिन टॉपिक आप समझते थे कि अफवाह इतना कठिन टॉपिक है ना, बहुत कठिन मान के चलते थे। बहुत सारे विद्यार्थी इसको भय के कारण स्किप कर देते थे, लेकिन अब आप स्किप नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे, बल्कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी पढ़ोगे आप, बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप लोगों को चीजें याद होगी। पूरा अफवाह लगभग अपन ने पढ़ लिया है। आज चंबल नदी के साथ में अपने नदियों वाला जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा। चंबल और लास्ट में बाणगंगा बता दूंगा, उसके साथ में चैप्टर कंप्लीट। और अगली जो क्लास है वो झीलों से संबंधित आएगी। तो झीलों में अपने लगभग 2-3 दिन झीलों से संबंधित टॉपिक चलेगा। उसके बाद में अपन जैसे भूगोल आगे बढ़ता है, सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां से देखोगे आप, तो अपनी ये लगभग 29वीं क्लास है ना, 29वीं क्लास है। और इन 29-30 क्लासों के अंदर ही देखोगे तो आधी ज्योग्राफी जो है आप लोगों के पूरी हो चुकी है। और यदि आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इस नियमितता को जो है बना के रखना, ठीक है। चलिए साथियों, अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, चंबल नदी। सबसे एक तो चीज ये ध्यान रखना कि ये है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कही जाती है। अब सबसे लंबी ऐसे है कि भाई राजस्थान के अंदर ही देखो तब तो नहीं है, लेकिन एमपी की भी यदि सीमा मिला दो और कुल मिला के यदि राजस्थान में बहने वाली नदियों की लंबाई में देखो तो इसकी जो है 1051 किलोमीटर है ना। तो 1051 जो किलोमीटर है वो सबसे लंबी हो गई, इसलिए लंबी कही जाती है। ये सदाबहार नदी है। कैसी है? बिल्कुल सदाबहार है, जिसे नित्यवाही नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नित्यवाही। सदाबहार, हमेशा बहने वाली, यानी सूखती नहीं है ये। इसकी सहायक नदियां ही इतना सारा पानी लेकर आती है कि ये नदी जो है सूखती नहीं है। सहायक नदियां बड़ी बड़ी, एक बनास नदी अपन ने पढ़ी, उसमें इतनी सहायक नदियां थी, वो इसकी सहायक नदी है। तो समझ सकते हो आपकी ये कितनी बड़ी नदी है, ठीक है। यदि अपन देखें, इसका उद्गम जो है वो एमपी से होता है। एमपी के अंदर जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला है ना, उससे बहुत सारी नदियां निकलती है। तो एमपी के अंदर ये फोन कर रहा है, एमपी के अंदर विंध्याचल, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बताइए। हाँ हाँ बताइए। हम्म हम्म ठीक है ठीक है, अभी मैं क्लास में हूं, अभी बात नहीं हो सकती है ना। चलिए, विंध्याचल पर्वतमाला, और वैसे पूछा जाए तो जाना पाव की पहाड़ियां। ठीक है, ये तो है बेसिक, जो चीजें आप लोगों को याद किसी भी कंडीशन में होनी ही चाहिए। लेकिन अपन चलते हैं अब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और उसके बाद में अपन मैप से समझते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछी जाती है, सहायक नदियां। और सहायक नदियां याद हो गई तो समझ लो कि नदियां आप लोगों को याद हो गई, ठीक है। चलो, इसका तो क्या स्क्रीनशॉट लोगे, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपने आ जाएगा वैसे सारी चीजें। चलिए, अब देखो, एक एक चीज भाई थाने ध्यान रखनी है। मैं एक एक चीज बता रही हूं और थाने एक एक चीज ध्यान रखनी है। वो अगर पढ़ लियो ना डंगू, चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण है। ई वास्ते इन क्लास देखो, दिन भी क्यों आयो है, सोमवार, तो सोमवार को पढ़ रहे हैं। चंबल नदी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित रखना है, ठीक है। देखो, उद्गम, सबसे पहली चीज, यदि नदी में कोई चीज पढ़ते हो आप तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को, उद्गम, ठीक है। कि उद्गम कहां हो रहा है वो जरूर ध्यान रखना है। और एक, यदि किसी नदी का एंड पॉइंट पता है, तो वैसे ज्यादातर का पता होता है, किसी का नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंड पॉइंट पता है तो वो भी ध्यान रखना है। तो उद्गम होता है जाना पाव की पहाड़ियां, महू एमपी से, ठीक है। एमपी से उद्गमित होती है। देखो, एमपी से उद्गमित होती है, फिर राजस्थान में बहती है, राजस्थान में बहते हुए ये यूपी में चली जाती है, और यूपी में यहां पे निकल रही होती है यमुना नदी, ठीक है। तो उसके अंदर जाकर ये मिल जाती है। यानी शुरू कहां से होती है, एमपी से,
फिर बीच में राजस्थान की सीमा भी बनाती है, राजस्थान और एमपी, राजस्थान में बहते हुए राजस्थान और एमपी की सीमा भी बनाती है। उसके बाद में जाकर ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये बहती है। ठीक है ना। चलिए, उपनाम इसके राजस्थान की कामधेनु, चर्मण्यवती, नित्यवाही नदी कहा जाता है। वैसे इसे डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे ध्यान रखने हैं। नित्यवाही के अंदर आप लोगों के नित्यवाही या सदाबहार नदी में दो आएगी राजस्थान की, कौन सी, एक तो चंबल और एक माही। ठीक है, दोनों ध्यान में रखनी है। अब लंबाई देखो, वाटर रिसोर्सेज के जो आंकड़े आए हैं वो यानी कि 2018 के अंदर आंकड़े आए, उसके अनुसार 1051 किलोमीटर है जो नवीनतम है और जो आपको लोगों को मान्य है सारे। ठीक है, इसके पहले 966 कई 965 किलोमीटर भी लिखा मिलता था। स्पेशली जो एच.एन. सक्सेना की भूगोल की पुस्तक आती है उसके अंदर 966 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता था। लेकिन उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज के नए आंकड़े आए और उसके बाद में नए आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 1051 किलोमीटर है टोटल कुल लंबाई, जो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में लंबाई पूछे तो 322 किलोमीटर है। अच्छा, 322 नहीं मिलके आप लोगों को 320 किलोमीटर मिल जाए तो वो भी सही है। ठीक है, वो भी गलत नहीं है। 1-2 किलोमीटर ऐसे मिल जाता है तो गलत नहीं होती, और 1-2 किलोमीटर के अंतर में एग्जामिनर वैसे देता ही नहीं है। तो 322 मिले या 320 मिले, दोनों ही सही है। इस चीज को पहले ही ध्यान रखें। फिर आती है बात इसके बहाव क्षेत्र की कि ये बहती कहां का है। यदि राज्यों की बात करें तो ये बहती है एमपी से बहती हुई ये आ जाती है कहां, अपने राजस्थान में, और राजस्थान से बहती हुई ये कहां चली जाती है, यूपी के इटावा मुरादगंज नामक स्थान पे जाके ये यमुना के अंदर मिल जाती है। तो जो जो चीजें मैं बोल के बता रहा हूं वो आप लोगों को भी याद होनी चाहिए। जब याद होगी तभी आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम निकाल पाओगे। ठीक है, आज शक्ल बिगड़ गई है थोड़ी सी, क्या करें, लेकिन क्लास ब्रेक नहीं की जा सकती ना, इसलिए क्लास लेनी तो जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट इंतजार करते हैं। पूरा सप्ताह निकलता है कि सोमवार को क्लास आएगी, सोमवार को हम कह देंगे आज क्लास नहीं आएगी, फिर वापस क्या है, अंदर से थोड़े से कर तो क्या सकते हैं कि हाँ सर देंगे तो ले लेंगे, लेकिन क्या करें। लेकिन फिर भी जो है हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, कोई बंदिश नहीं है कि हाँ, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के तहत जो मुझे लगता है कि क्लास जो है ब्रेक नहीं की जानी चाहिए। तो देखो इसका ये एक बार प्रश्न बना था। देखो ये प्रवाह क्षेत्र होते हैं, ये भी अलग अलग तरह, कोई पंजाकार भी होते हैं, पंजे के आकार के, वृक्षाकार होते हैं। तो ये अपना चंबल नदी जो है इसका प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है, यानी कि इसकी जो सहायक नदियां आकर मिलती है ना, वो एक वृक्ष की टहनियां कैसे निकलती है उस तरीके से इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो ये वृक्षाकार प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, अब ये कैसा है, ये क्या है, जल अपर्दन है। मिट्टी का कटाव, मृदा अपर्दन के अंदर अपन ने पढ़ा था ना अवनालिका अपर्दन। तो चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है, यानी कि ये सर्वाधिक कंदराएं और बीहड़ का भी निर्माण करती है। क्या क्या ध्यान रखोगे, कंदराएं सबसे ज्यादा कोटा के अंदर, कंदराएं और बीहड़ का सर्वाधिक निर्माण करने वाली नदी भी आपके चंबल है। राजस्थान में इसका प्रवेश होता है 84गढ़ के समीप से। ठीक है, 84गढ़, और 84गढ़ का आया हुआ है चित्तौड़ के निकट, चित्तौड़ के पास। तो राजस्थान में 84गढ़ के निकट से इसका प्रवेश होता है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, यहां पे इंपॉर्टेंट लगा देना। और इसे कहा जाता है डाकुओं की शरण स्थली। देखो मजे की बात, एक बार डाकू नहीं आया, एक बार क्या आया, दस्यु। क्या शब्द आ गया, दस्यु। अब दस्यु आए तो भी दस्यु क्षेत्र भी कहा जाता है इसे। ठीक है, बीहड़ वाले जो क्षेत्र है ना, इसे दस्यु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। दस्यु मतलब भी डाकू है भाई, डाकू के दो, डकैत के दो, दस्यु के दो, बात तो एक ही है ना। तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दस्यु पूछ ले चाहे डाकू पूछ ले, तो डाकुओं की शरण स्थली। अब शरण स्थली किसे कहा गया, चंबल है ना, चंबल जो बीहड़ का निर्माण करती है, चंबल के बीहड़ कहे जाते हैं ना, वो है डाकुओं की शरण स्थली। ठीक है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो लंबाई में पूछे आप लोगों को, मैंने दो चीजें तो आप लोगों को पिछली स्लाइड पे बता दी कि कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर 322 रहती है। तो इसके अलावा भी 1051 कैसे होगी, टोटल देख लेते हैं। कुल पूछे तो 1051 एमपी के अंदर बहती है 320 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर बहती है 322 किलोमीटर। ठीक है, और देखना
राजस्थान और एमपी की बॉर्डर बनाती है 2052 किलोमीटर, कि न तो राजस्थान में बह रही है, न एमपी में बह रही है, बॉर्डर बॉर्डर पे बह रही है, बॉर्डर बनाती, सीमा का निर्धारण कर लेती है, वो बहती है 252 किलोमीटर। और यूपी के अंदर 1057 किलोमीटर, और इसके बाद में जाकर मिल जाती है यमुना के अंदर, और टोटल करोगे तो 1051 किलोमीटर आएगा। तो इस तरीके से ये इसका बहाव क्षेत्र है, ठीक है। और यदि बहाव क्षेत्र का क्रम भी देखोगे ना, तो भी यही क्रम है इसका, पहले एमपी, फिर राजस्थान एमपी की बॉर्डर, और फिर यूपी, ठीक है, और इसके बाद में यमुना। आगे बात समझ। इस पर राजस्थान का एक बड़ा जलप्रपात बना हुआ है। अब सबसे बड़ा नहीं कह सकते, पहले अपन जो है सबसे बड़ा कहते थे इसे, क्योंकि अब भीलबेरी जलप्रपात के आंकड़े सामने आए हैं नए आंकड़ों के अनुसार, तो वो पाली जिले में है, और वो कहा जाता है कि सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात राजस्थान का भीलबेरी है। और एक बार एग्जाम में पूछा और उसे माना भी गया, ठीक है। तो अब अपन को ध्यान रखना है कि चूलिया जलप्रपात जो है वो पहले राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात था। वो इस चंबल नदी पे बना हुआ है, कहां, भैंसरोडगढ़ के पास बना हुआ है, कहां, भैंसरोडगढ़। चंबल और बामनी का मिलन जहां होता है वो भैंसरोडगढ़, दुर्ग भी वहीं बना हुआ है। तो भैंसरोडगढ़ पर बना हुआ कौन सा, चूलिया जलप्रपात, जो 18 मीटर ऊंचा है। कितना, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये क्या है, ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामित हुई है। नामित हुई है, शामिल नहीं कह सकते, नामित कह सकते हैं। नामित यानी नॉमिनेट होती है ना, अवार्ड फंक्शन देखते हैं अपन, तो अवार्ड देने से पहले उसके नॉमिनेशन बताते हैं कि ये भाई फलाना बेस्ट फिल्म के लिए ये नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक को देते हैं कि ये नॉमिनेशन ये थे, अब ये, तो ये नामित हुई है, नॉमिनेट हुई, ठीक है ना। सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण, और बीहड़ के साथ में मैंने क्या बताया आप लोगों को, और क्या लिखना है, कंदराए सबसे ज्यादा देखोगे तो कोटा के अंदर, और दूसरे नंबर पे देखोगे तो बूंदी के अंदर, और बीहड़ देखोगे तो सवाई माधोपुर और धौलपुर। बीहड़ देखोगे तो सर्वाधिक जो है सवाई माधोपुर के उगो, गर्मी में देखो पैनल भी नाराज हो जाएगा, सवाई, इसको करना पड़ेगा रीस्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं हो जा रहा भाई। ये शुरू होता है, जितने आप एक लाइन लिख लेना, सर्वाधिक बीहड़ जो है वो सवाई माधोपुर और धौलपुर के अंदर, ठीक है, सवाई माधोपुर और धौलपुर। चलो भाई बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की। अभी जहां तक मैं देख पाता हूं या मैं समझ पाता हूं, विद्यार्थियों के अंदर उदासीनता इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। जबकि शाश्वत सत्य बात है कि इस शांति काल का जिसने फायदा उठाया है वो निश्चित रूप से सफलता के बिल्कुल मतलब पास पहुंचेगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वास्तव में पीक टाइम होगा ना, उस समय भी उसे मेहनत ऐसी ही करनी पड़ेगी। तो पास में जो पहुंचेगा वही मेहनत करने वाला है, वही जीतेगा बाजी तो। लेकिन जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ कोई नहीं, अभी तो बहुत समय है, उन्हें फिर समय ही बताता है कि कितना समय है तुम्हारे पास। तो इसलिए कभी भी है ना, विद्यार्थी जीवन के अंदर हमने भी जब तैयारी की तो 3-4 साल तक करनी पड़ी थी, क्योंकि कोई वैकेंसी के कोई अते पते नहीं थे जब हमने भी तैयारी स्टार्ट की। लेकिन सिलेक्ट किस लिए हुए, टॉप करके किस लिए निकले, क्योंकि हमने शांति काल का फायदा उठाया। और इसीलिए वापस कहते हैं, जो चीज हमने देखी है वही चीज हम बताते हैं कि हाँ आप लोगों को भी शांति काल का फायदा उठाना चाहिए। नहीं उठाते हो तो आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती तो कौन कर सका कि ना रे पढ़। अब देखो वो स्कूल टाइम में जो बच्चों को जबरदस्ती माँ बाप भी कह के पढ़ा देते थे कि पढ़ पढ़ पढ़, हमें भी बहुत बार कहा, कई मैंने मम्मी पापा ने कहा ही है कि भाई पढ़ो रे। लेकिन उस पढ़ता कब है विद्यार्थी, जब अंदर से ललक जगती है। और स्कूल टाइम में फिर भी जबरदस्ती बिठा के पढ़ा भी दिया। कंपटीशन एग्जाम में कोई जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ा सकता। जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर आग बुझी हुई है, उस आग को जलने देना, और उस आग को इतनी जलने देना है कि लक्ष्य तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक। और ये घड़ियालों की शरण स्थली भी है। इसके किनारे एक और लाइन लिखना, राजस्थान का
रिवर फ्रंट बना हुआ है, राजस्थान का प्रसिद्ध रिवर फ्रंट, ठीक है, वो भी लिख लेना इसके किनारे। अब आओ अपने आते हैं मैप पर, ठीक है। अब मैप में जहां जहां जो जो चीज आप लोगों को बताऊं वो चीज आप लोगों को बढ़िया तरीके से नोट करके चलना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले करेंगे इसका उद्गम। भाई चंबल को तो निकालो पहले, तो सबसे पहले जो है ये जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी जो है उद्गमित होती है, ठीक है। चंबल नदी उद्गमित हुई कहां, जानापाव की पहाड़ी एमपी। अब उद्गमित हुई है, आगे बढ़ी है, सबसे पहले एक काम करना है यहां पे इसके अंदर एक चीज मैं करता हूं, पहले पेन को थोड़ी सी पतली कर देते हैं, ठीक है। एक काम करना इसके अंदर एक नदी यहां पे गिराना जिसका नाम होगा गुंजाली नदी। क्या, गुंजाली नदी निकलती तो कहां से है, ये एमपी से निकलती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर आके ये कहां मिलती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आके चंबल के अंदर ये मिल जाती है। और यदि ये भी पूछे आप लोगों को कि सबसे पहले चंबल नदी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो वो गुंजाली नदी है। कौन सी है, गुंजाली। तो ये गुंजाली नदी जो है इसके अंदर नोट कर लेना। फिर ये राजस्थान की क्या विश्व की एकमात्र नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बने हुए हैं, और वैसे इस पे 4 बांध बने हुए हैं, लेकिन मात्र 100 किलोमीटर के दायरे में ही 3 बांध आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध। देखो यदि इसका एक काम करो, इसका बहाव क्षेत्र पीछे लिखा हुआ था हालांकि जिले, तो देखो बहाव जो है ना इसका, इसकी एक ट्रिक है, चिको बुस कर दो चंबल। आप लोगों को कॉपी पेन नदियां पढ़ते समय पास में लेकर बैठनी है, कई सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूं वो लिखनी है, जैसे कि ये ट्रिक चिको बुस्कर दो चंबल, ये क्रम है, इसका क्रम ऐसे ट्रिक है बहाव क्षेत्र की। देखो चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, और उसके बाद में जाती है यूपी के अंदर, और यूपी में यमुना में मिल जाती है। तो ये इसका जो है बहाव क्षेत्र का क्रम की ट्रिक है, चिको बुस्कर दो चंबल, ठीक है, चिको बुस्कर दो चंबल। और इसके बाद में एक और ये लिख लेना पहले ही, ठीक है। आप इसमें आपकी एक्टिवनेस चाहिए, आप ये आशा न करें कि सर बार बार रुकेंगे और हम जो है और हमने 6 लिखा में, आशा नहीं करनी है। आप लोगों को एक्टिव रहना है, मुझसे ज्यादा एक्टिव रहोगे तो सिलेक्शन होगा, मेरे से कम एक्टिव है वो बाहर की तरफ जाते रहेंगे, सीधी बात है, ठीक है। एक तो ये, एक आप लोगों को बांध का क्रम याद रखना पड़ेगा, बांध का क्रम पूछा जाता है इस पे, चंबल नदी पे बने बांध का क्रम। तो इसकी एक ट्रिक है, गांधी राणा जवार कोटा में बोएगा। वैसे हालांकि मैंने बांध की एक स्लाइड अलग से ली है, उस पर लिखवा दूंगा मैं। और तो गांधी राणा जवार कोटा में बोएगा। अब देखो गांधी सागर सबसे पहले जो है मंदसौर एमपी के अंदर ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद ये राणा प्रताप सागर बना हुआ है, कहां, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये अपने राणा प्रताप सागर बना हुआ है, ठीक है। जो अपनी यदि देखे ना भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये राणा प्रताप सागर, ठीक है। इसके बाद में जवाहर सागर बना हुआ है कोटा के अंदर, यहां से लेना है जवाहर, ठीक है, क्या लोगे, जवाहर। और उसके बाद में कोटा बैराज बांध बना हुआ है, कौन सा, कोटा बैराज, कोटा बूंदी के अंदर बना हुआ है। तो ये इनका क्रम है, जिसमें से 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध है। एक गया एमपी के अंदर, बाकी 3 कहां है, राजस्थान के अंदर। एक एमपी के अंदर मंदसौर एमपी में, बाकी तीनों के तीनों राजस्थान के अंदर है। जो ये चंबल नदी की सबसे बड़ी विशेषता है जो पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब गुंजाली नदी मिली इसके अंदर, ठीक है। अब गुंजाली नदी मिली है, इसके बाद में एक नदी और मिलाना है इसके अंदर। यहां पे ये देखो, यहां तो क्या बांध के नाम लिख लिए ना, तो अपने पास में जगह नहीं है, लेकिन आप डायग्राम बनाओगे आपके पास में जगह होगी पर्याप्त, ठीक है। एक नदी और मिलाना जो आएगी हरिपुरा की पहाड़ियों से, हरिपुरा की पहाड़ियां, चित्तौड़, हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से आने वाली ये नदी कौन सी है पता है, ये है बामनी नदी। यहां लिख देता हूं मैं, बामनी। और बामनी और चंबल के इसको थोड़ी सी है ना, ये क्या जवाहर सागर की तरफ चली जाए, आप ऐसे यहां पे मिलाना, इसको मिक्स मत कर देना, त्रिवेणी नहीं बनाती है, ठीक है। मैं तो ये जगह के हिसाब से इसको सेट कर रहा हूं, त्रिवेणी नहीं बनाती है, स्पेशल ध्यान रखना। ये मिलेगी भैंसरोडगढ़ में, यहाँ पे स्थान कहाँ है, ये कहाँ मिल रही है, भैंसरोडगढ़। आप क्या है कि आड़े पेज पर बनाओगे ना,
तो आप लोगों के बिल्कुल सही बनेगा ये खुला खुला। तो ये क्या है, यहाँ पे हरिपुरा की पहाड़ियों में, हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलने वाली बामनी नदी मिलती है, ये ध्यान रखनी है। फिर देखो इसके अंदर, अब ये आप लोग क्या है ऐसे बनाते बनाते आगे चलना, ठीक है। तो ये मिला दी आप लोगों ने। इसके बाद में देखो बिजोलिया की पहाड़ियों से निकलने वाली मेज नदी, बिजोलिया की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है, मेज नदी, वो आके मिलती है यहाँ सीनपुर बूंदी के अंदर, ठीक है। लाखेरी के पास है सीनपुर बूंदी, यहाँ पे मिलती है। लेकिन इसके अंदर भी और नदियां मिलती है मेज के अंदर। मेज के अंदर मिलती है एक तो मांगली, कौन सी नदी मिलती है, मांगली, जिस पर भीमतल जलप्रपात स्थित है। कौन सा, भीमतल जलप्रपात। तो मांगली नदी मिलती है इसके अंदर। एक मिलती है इसके अंदर बाजन नदी, एक कौन सी मिलती है, बाजन। और एक और नदी मिलती है इसके अंदर जिसका नाम होता है घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़। इसके बारे में कहते हैं कि इसका जो मतलब प्रवाह है ना, वो इतना जबरदस्त होता है, इतना जोरदार कि घोड़े को भी पछाड़ दे, इसलिए इसका नाम है घोड़ा पछाड़। तो ये जो है मेज की सहायक ध्यान रखनी है, मांगली, बाजन और घोड़ा पछाड़। इसमें सहायक नदी ही ध्यान रखनी है आपको, उद्गम उद्गम नहीं भी पूछेंगे इसके, ठीक है। इतनी सहायक का नहीं पूछेंगे, आप लोगों को यह ध्यान रखनी कि ये मेज की सहायक है। मेज कहां से आ रही है, बिजोलिया की पहाड़ियां भीलवाड़ा से सीनपुर बूंदी के अंदर, यहां पे ये आकर मिल रही है लाखेरी के पास। लेकिन इसके अंदर मांगली, इसके अंदर बाजन और इसके अंदर घोड़ा पछाड़ नदियां भी आकर मिलती है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना है। इसके बाद देखो घोड़ा पछाड़ मिला दी, इसके बाद में ध्यान रखना है कि यहां पे एक नदी और आकर मिलती है जो आती कहां से है, ऊपरमाल की पहाड़ियां, ऊपरमाल की पहाड़ियों से आने वाली कुराल नदी, कौन सी, कुराल नदी भी इसकी सहायक नदी है जो आकर यहां पे मिलती है इसके अंदर, ठीक है। ये भी ध्यान रखनी है, कुराल नदी, ऊपरमाल की पहाड़ियों से आने वाली कुराल नदी भी चंबल की सहायक नदी है जो यहाँ पे इसमें मिल गई। अब देखो इसके बाद ये ध्यान रखना है, खमनोर की पहाड़ियों से आने वाली बनास नदी, ये तो आप लोगों को मैंने बताई ही है। और बनास के साथ में जो मिलती है सीप नदी, ये त्रिवेणी बनाती है रामेश्वर, ठीक है। बनास, चंबल और सीप नदी ये त्रिवेणी बनाती है, ये अपन ने बनास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब यहां से मिलने वाली नदियां हो गई ऊपर से, अब आते हैं अपन यहाँ, ठीक है। एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि ऊपर वाली नदियां मैं मिटा रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। देखो मैं बता देता हूं एक बार वापस, जालापाव की पहाड़ियों से चंबल निकली है, चंबल पे जो 4 बांध बने हुए वो यहाँ दर्शा रखे। इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है एमपी से निकली हुई गुंजाली नदी सबसे पहले मिलती है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में गुंजाली नदी का मिलती है चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में हरिपुरा की पहाड़ियों से निकली हुई बामनी नदी है, वो आके भैंसरोडगढ़ के अंदर मिलती है। फिर बिजोलिया के पहाड़ियों से निकली हुई मेज नदी है, वो सीनपुर लाखेरी के पास बूंदी में मिलती है। इस बूंदी के अंदर मांगली, बाजन और घोड़ा पछाड़ आके मिलती है। और ऊपरवाल की पहाड़ियों से आने वाली कुराल नदी जो है वो भी चंबल की सहायक नदी, चंबल में आकर मिल जाती है, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो, अब यहां तक क्लियर हुआ मामला, क्योंकि आप लोग बनाओगे ना तो आप व्यवस्थित बनाओगे, एकदम क्लास चालू करके ही बनाना, ताकि एक एक चीज साथ साथ में समझते रहोगे। और कुल मिला के ये चीज जो है सहायक नदियां समझने की सबसे बेस्ट पैटर्न है। अब देखो यहाँ पे बागली, देवास, ये देवास है ना, देवास के आगे लिख लेना बागली। बागली देवास एमपी से निकलने वाली काली सिंध नदी, मुख्य नदी हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बागली देवास एमपी से निकलती है और यहां पे कहां मिलती है, नानेरा कोटा के अंदर राजस्थान में मिलती है। ये स्थान नानेरा कोटा के अंदर मिलती है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान में जो प्रवेश होता है इसका, वो रायपुर झालावाड़ से होता है। कहां से होता है, रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश होता है काली सिंध का। अब काली सिंध की सहायक नदियां देखो, काली सिंध की सहायक नदी एक तो है आहू, सबसे मेन है, और एक परवन है, ठीक है। तो आहू नदी जो है ना वो सुसनेर एमपी से निकलती है। आहू का उद्गम कहां से होता है, सुसनेर एमपी से आहू का उद्गम होता है, ठीक है। जो किसकी सहायक नदी है, अपने काली सिंध की। और आहू और काली सिंध के मिलन पे यानी कि गागरोन में, गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ के अंदर, ठीक है। गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़, आहू और काली सिंध, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नंदपुर गांव, ये मनोर था ना, यहाँ पे नहीं लिखना, ये हटा देना। नंदपुर गांव झालावाड़ से इसका प्रवेश होता है राजस्थान के अंदर, किसका, आहू का, ठीक। आहू में यहां तक छोड़ दो, एक चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है, किसकी, काली सिंध की। अब आओ आप परवन पे। अब परवन पे ध्यान देना, परवन पे 4 नदियां मिलानी आपको और सहायक, ठीक है। इस तरीके से 4 और सहायक मिलाना, जिसमें से एक का नाम तो होगा नेवज, ठीक है। एक है काली खो, काली खो या काली खाड़ भी कह दिया जाता है इसे, ये ध्यान रखना। एक काली खो, एक है धार,
और एक है छापी। और इसकी एक ट्रिक है, परवन की सहायक नदियों की एक ट्रिक है स्पेशल, जैसे मुझे याद रहता है नेका दाछा, क्या ऐसे याद भाई, सीधे मंदबुद्धि आदमी की ध्यान कर याद कर, इतनी कोई नदियां याद रहे थे, खुद अंदाज लगाओ याद रहे। अब मैंने आपको फटाक से बता दिया कि नेवज कालीखो छापी और धार। अब देखोगे तो ने का धा छा इसी तरीके से बताया। ये जो है मेरे अंदर जो दिमाग में ट्रिक है, मैं आप लोगों को भी बता देता हूं कि आप लोग ऐसे याद करो, सीधी बात है, सीधो शट है हिसाब, ठीक है। और बाकी नहीं तो रटने बैठो आप, एक आधी तो मिस होगी। तो इस तरीके से ध्यान रखना, परवन की सहायक में 4 है, ने का धाचा याद रखना है, नेवज कालीखो छापी और धार। और ये कालीखो और ये जहां पे मिलती है ना, यहाँ ये मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है, परवन और कालीखो के यहाँ पे मनोहर थाना दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये जो है इसका प्रवेश होता है पलायता अट्टा 12 से राजस्थान के अंदर, ये मतलब ये काली सिंध के अंदर ये मिल जाती है, ठीक है। प्रवेश तो होता है खरीबोर झालावाड़ के अंदर। परवन का प्रवेश कहां, खरीबोर। देखो आहू का प्रवेश कहां है, नंदपुर, ठीक है। और ये अपने क्या कहते हैं काली सिंध का प्रवेश कहां है, रायपुर झालावाड़। और परवन का कहां है, खरीबोर झालावाड़, ठीक है। और ये यहाँ पे पलायता अट्टा 12 के अंदर ये किसमें मिल जाती है, काली सिंध के अंदर मिल जाती है। यानी काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू और परवन, परवन की सहायक नदियां नेका दाचा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान में रखना है, ये याद रहेगी ना, इतनी खूब है आप लोगों के, ठीक है। ये इनकी परवन की सहायक लिख लेना, मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि ये पार्वती नहीं दिख रही, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार। अब देखो, अब सीहोर एमपी से आने वाली पार्वती नदी है, जिसका राजस्थान में प्रवेश होता है करियाहट। कहां प्रवेश होता है, करियाहट 12 के अंदर राजस्थान में प्रवेश है। और पलिया गांव सवाई माधोपुर का, वहां पे ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहां, पलिया गांव सवाई माधोपुर का, वहां चंबल के अंदर मिल जाती है। ये ध्यान रखना है। सीप नदी का काम हो गया। एक और नदी यहां पे मिला देना जरूर, इस तरीके से सर्पिलाकार बहती हुई वो आती है, उसका नाम है कुनू नदी। क्या नाम है, कुनू नदी, जो आती कहां से है, गुना एमपी से। कहां से आती है, गुना एमपी से आती है। और यमुना नदी में मिलने से पहले ही इसके अंदर ये मिल जाती है कुनू नदी, सर्पिलाकार बहती हुई। इस तरीके से आप लोगों को चंबल की सहायक नदियां याद रखनी है। मेरे तो क्या बोर्ड छोटा पड़ता है, और आप लोगों के पास में क्या पेंसिल होती है ना, पेंसिल बढ़िया तरीके से चलती है, पेन पेंसिल। और एक जो A4 साइज का यदि आप पेज ले लेते हो या लीगल साइज का लो तो और भी अच्छा, और उस पर बढ़िया तरीके से आप ड्राइंग बना दो। जैसे हमारे ये पेज पे बनती है तो हमारे भी बढ़िया बन जाती है। देखो पेज पे तो बहुत शानदार ड्राइंग बन जाती है इस तरीके से। हम खुद भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को तो कह रहे हैं हम कि आप मेहनत करो, लेकिन हम नहीं करें। हमारे पास में मेरी यदि आप पुस्तक देखोगे ना, चाहे कोई भी, मेरे पास में 20 से 25 रजिस्टर ऑफलाइन भरे हुए हैं ऐसे। यानी कि कोई भी ऐसी नहीं है कि कहीं से मैटर उठाया कहीं डाल दिया, ऐसा नहीं, खुद सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। यानी हम जब तक मेहनत नहीं कर रहे तब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होता, और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो मैं स्टूडेंट को कैसे कहूं मेहनत करने का। मैं यदि नियमितता भंग कर रहा हूं, मैं कैसे कहूंगा स्टूडेंट को कि आप नियमित रहो। मेरी चाहे कैसी कंडीशन होगी, आप देखोगे कि मैंने नियमितता जहां तक कोशिश हुई है नहीं भंग की है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, परिस्थितियां किसी के बस में नहीं होती, परिस्थितियां कभी बस में नहीं रहेगी। हाँ, आप लोगों को जो है जो करना है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये आप लोगों को सहायक नदियां ध्यान में रखनी है। अब मैं एक बार हटता हूं और एक बार ये बोर्ड क्लियर करूंगा, तब आप व्यवस्थित और स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो लोग अभी कहते हैं ना, कई जने तो क्या होता है पता है, इसका भी मतलब लेना चाहते हैं कि हम इस चीज का भी देखें, तो ये तो नेट पे बड़ी बड़ी आप लोग देख लो। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, ये क्लियर दिख रहा है। ये है कि मोबाइल को आड़ा करना पड़ेगा, आड़ा करो और बढ़िया तरीके से ले लो। ये हटा देता हूं लो, ठीक है, और बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। इसके अलावा वन लाइनर में मैंने आप लोगों को पहले कह दिया कि ये वन लाइनर के अंदर शामिल करके देंगे आप लोगों को, और तो क्या करें बताओ, ये चीज उसके अंदर आप लोगों को जोड़ कर देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सेट करके देंगे। बस मौज करो, राज करो। अब चलते हैं अपन और पैटर्न से याद करें। अब देखो, एक तो तरीके से याद कर लिया आप लोगों ने सहायक नदी, दूसरा तरीका है ट्रिकास्त्र, ठीक है, सहायक नदियों की ट्रिक। अब देखो, अब बढ़िया कितनी मस्त ट्रिक है कि काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ। देखो काकू और बापू ए अपार मतलब मारवाड़ी भाषा में तो बोलिया करे, पिताजी ने कह दिया करे बापू, और पिताजी छोटा भाई ने कह दिया करे काकू, यानी कि चाचा जी, ठीक है। तो काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ, सीधी की बात है, और चंबल नदी याद करवाओ, ठीक है। काकू आप अपनी मेज बापू से बनवाओ, तो काकू। अब देखो, अब नदियां निकालो, काली सिंध,
कुराल, कुराल मिलाई थी ना ऊपरवाल की पहाड़ियों से आने वाली, आहू आहू आहू, आहू नदी। परवन, परवन नदी। प से पार्वती, ठीक है, पार्वती नदी। ये मेज ऐसे की ऐसे आएगी, मेज नदी है, ठीक है। यहां से आप लोगों को लेनी है बामनी नदी, बामनी नदी, ठीक है। यहां से लेनी है सीप नदी और यहां से लेनी है बनास नदी। अब मुख्य मुख्य सारी अपन ने मिला दी है, ठीक है। पार्वती आ गई ना, हाँ ठीक है। तो मुख्य मुख्य सारी नदी अपन ने मिला ली है। अब इसके अलावा और जितनी है वो मैप में बता दी आप लोगों को, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो चंबल की सहायक नदियों का। चलो भाई पट्टापट करो रे, टाइम नहीं लगाना है। अब तीसरा कि मुख्य मुख्य सहायक नदियों के आप लोगों को उद्गम वैसे भी लिखवा दिए जाए। चलो मैप में किसी के हाँ सर हमारे थोड़ा सा ऐसे हो रहा, तो इसमें से देख के लिख लेना, ठीक है। अब कहां कैसे मिलानी है वो आप लोगों को मैप में बता दिया, अब इसमें से देख के और व्यवस्थित लिख लेना। चलो, काली सिंध नदी का उद्गम कहां बताया था, बागली देवास एमपी से। राजस्थान में प्रवेश रायपुर बताया था ना, उसका भी स्पेशल गांव ध्यान रखना, बिंदा गांव, ठीक है। चलिए, चंबल में मिले नानेरा कोटा के अंदर, ये चंबल में मिल जाती है। आओ भाई, आहू नदी उद्गम सुसनेर एमपी। राजस्थान में प्रवेश कहां से बताया, नंदपुर झालावाड़ बताया। आहू और काली सिंध के मिलन पे कौन सा दुर्ग बना हुआ था, गागरोन दुर्ग, यानी कि ये मिलती भी कहां है, गागरोन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पार्वती नदी उद्गम सीहोर एमपी से, राजस्थान में प्रवेश करियाहट बारा के अंदर, ठीक है। और परवन नदी, परवन देखो उद्गम मालवा का पठार एमपी। आप लोगों तो बिल्कुल ही मैप के अंदर तो बिल्कुल ही जगह बताई है व्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना। राजस्थान में प्रवेश खरीबोर झालावाड़ और इसके किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। बढ़िया सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे अभ्यारण्य में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चिंता कैसी। बनास, ये तो पूरी ही पढ़ा रखी है, उद्गम खमनोर के पहाड़ियां राजसमंद से, मिलन होता है रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, चंबल सीप और बनास त्रिवेणी, ठीक है। फिर ये त्रिवेणी बता दिया। चलिए, मेज नदी उद्गम बिजोलिया की पहाड़ियां भीलवाड़ा से और मिलन होता है बूंदी के अंदर। और मेज की सहायक, चलिए यहां पे लिख दो आप, मेज की सहायक कौन कौन सी बताई थी, बाजन, मांगली और घोड़ा पछाड़। भाई घोड़ा पछाड़, बाजन, मांगली और घोड़ा पछाड़। मांगली नदी पर भीमतल जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ, ठीक। चलो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट, जी लो अपनी जिंदगी। हे ईश्वर, इन स्टूडेंट को नियमितता रखने की शक्ति देना। अब ये है चंबल पर बने हुए बांध, जो है बिल्कुल क्रम के अनुसार, ठीक है। देखो, गांधी सागर बांध कहां है, मंदसौर एमपी के अंदर। राणा प्रताप सागर, यदि देखोगे राजस्थान का बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर है। यदि देखो लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा माही बजाज सागर, यदि ऊंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जाखम बांध 81 मीटर, ठीक है। आगे ना बात समझ। जवाहर सागर बांध कहां है, कोटा बूंदी, ठीक है। वैसे कोटा स्पेशली। कोटा बैराज बांध कहां है, कोटा। और कोटा बैराज बांध कैसा बांध है, राजस्थान का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध है। ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है भाई, ऐसा नहीं कह सकते सर आपने बताया नहीं, मैंने सारी चीज बताई, ठीक है। कोटा बैराज बांध जो है सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला। और फिर इसको याद रखने की ट्रिक है, गांधी राणा जवार, यानी कि कोष्टक में ऐसे भी लिखना, जवाहर, गांधी राणा जवार कोटा में बोएगा, ठीक है। ये है इसको मतलब क्रम से याद रखने की ट्रिक। एक बार क्रम पूछा था, तो यदि क्रम भी याद नहीं है, वैसे नाम याद रह गए और क्रम याद नहीं है तो भी बकरी डिब्बे में, तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्रम पूछ ले तो भी सही करना है। ले स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो, अब देखो, अब एक चीज बताऊं आप लोगों को कि ये नदी जा रही है आप लोगों के यमुना बाई, यमुना मैया, यमुना नदी, ठीक है। इसके अंदर आकर मिली चंबल, ठीक है। चंबल में आके मिली थी एक, सबसे मुख्य बना देता हूं जो सबसे मेन है, बनास, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर दो नदियां और आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक का नाम तो है बाणगंगा और एक का नाम है गंभीर नदी, ठीक है। अब ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को
कि एक समय था जब बाणगंगा जो है इसके अंदर जल ले जाती थी, सीधा जल ले जाती थी, सीधा यमुना में, बाकी किसी की सहायक नदी नहीं थी, बाणगंगा सीधा ही जल ले जाती यमुना में। वर्तमान की कंडीशन यह है कि बाणगंगा जो है यमुना नदी तक जल ले जा ही नहीं पाती, यमुना नदी तक जल ले जा ही नहीं पाती। और यहां का ये कह दो आपकी ये है भरतपुर का मैदान, डीग भरतपुर का मैदान, ठीक है। और यहां डीग भरतपुर के मैदान में ही ये हो जाती है समाप्त। अब ये यहां तक जल ले जा ही नहीं पाई, तो यानी कि यमुना तो देखो जाके मिलेगी गंगा में, और गंगा फिर कहां ले जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जल। तो ये एक तरीके से तो बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदी है जो पहले जल ले जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में ये नदी जल ले जा ही नहीं पाती, भरतपुर के मैदान में इसका जल समाप्त हो जाता है। तो इस कारण ये जो है अब आंतरिक प्रवाह के अंदर देखी जाती है। लेकिन वैसे पूछा जाए, दोनों चीजें ध्यान में रहनी जरूरी है। वैसे पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी की अफवाह की नदी थी, यमुना की सहायक नदी थी, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में कंडीशन ये है, मैदान कुछ उतले हो गए, कुछ पानी इसमें कम हो गया, तो ये वहीं पे समाप्त हो जाती है भरतपुर के मैदान में, यमुना तक जल ले जा नहीं पाती। इसलिए वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, रुंडित नदी, रुंडित नदी। और रुंडित नदी किसे कहते हैं पता है, आंतरिक प्रवाह की जो नदियां होती है वो सारी रुंडित नदियां कहलाती है, यानी कि वो कहीं भी समुद्र तक अपना जल नहीं ले जा पाती, ये कारण है। अब जो मतलब जो चिल्लर बीच बीच में उछलती ना सारी, क्लास स्टार्ट करें नदियों, यदि सर आंतरिक प्रवाह पढ़ा है सबसे, सर बाणगंगा नहीं पढ़े, बाणगंगा नहीं पढ़े, बाणगंगा, अरे भैया सिस्टमेटिक काम होता है कोई भी चीज। आप लोग देख रहे हो जीजीडी कोई आंख उठा के यहाँ पे डायरेक्ट कोई 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं पहुंच पाता है, चीजें सिस्टमेटिक चलनी है। और जब आप लोगों को भी सिस्टमेटिक पहुंचना है ना लक्ष्य तक, तो आप लोगों के अंदर धैर्य होना चाहिए। मैंने कहा था कि बाणगंगा का जब समय आएगा तब मैं बाणगंगा बताऊंगा। अभी जो में सर बाणगंगा नहीं लेते, बाणगंगा, अरे जालर, पहली बात तो सब्र होना चाहिए। कंपटीशन निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले भी कंपटीशन नहीं निकाल पाते, बल्कि धैर्य के साथ में व्यवस्थित मेहनत करने वाले निकालते हैं। सबसे पहली चीज धैर्य लाओ अपनी पढ़ाई के अंदर, बीच बीच में नहीं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो थे देख लियोगे हालत क्या है, ठीक है। ऑनलाइन है तो ठीक है, कोई जिसने कहा वो समझ जाएगा कि हाँ, तो इसलिए सब्र करा करो, है रुको जरा सब्र करो, वो ऐसे थोड़ी बनाया रहे। तो ये है गंभीर और बाणगंगा जो है सीधा जल ले जाती थी यमुना के अंदर, अब वर्तमान में जो है आंतरिक अफवाह की नदी है। आगे बात समझ, देखो आज तो मैं मतलब दिख भी रहा हूं विलेन जैसा ही, सीधी बात है। आज तो मतलब पुरानी पिक्चरों के विलेन आते थे ना, एक पट्टी लगा देनी थी यहाँ पे काली, बस सीधी बात है। तो वो विलेन जैसा ही दिख रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि है ना, जब क्लास स्टार्ट होती है एंड नहीं हो जाए ना टॉपिक, तब तक बीच में चूं चपड़ नहीं कि हाँ अब बताओ कि ये छूटा वो छूटा, एंड नहीं हुई, बीच में झालर तो उछलने लग जाएगी, गुरु जी बारेगी बारेगी बारे। अरे भैया क्लास तो पूरी होने दे, कम कम चैप्टर पूरा तो होने दे, उसके बाद में बताना, फिर कहना कि बाणगंगा रह गई कि नहीं रही, है ना। अब बताना कि अब रही कि नहीं। मैं चाहता हूं कंसेप्ट क्लियर करना आप लोगों का, डायरेक्ट बता देता कि आंतरिक अफवाह की पढ़ लो बाणगंगा। अब ये कोई तरीका है? ऐसे पढ़ोगे हाँ क्यों है कि हाँ ये चीज है, अब कभी नहीं भूलोगे। और प्रश्न कैसे भी घुमा के देगा तो भी आप सही कर पाओगे, है कि नहीं बात? ठीक है। उद्गम देखो बैराट की पहाड़ियां, कोटपुतली बहरोड। अब ये कहते हैं बैराट की पहाड़ियां नहीं आके आप लोगों के आ जाए मान लो विराटनगर, तो भी सही करके आना है, क्योंकि ये कहां आ गया वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर। इसे अर्जुन की गंगा और ताला नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जम्मा रामगढ़ बांध इस नदी पे बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये रही आप लोगों को जो मैंने समझाया था उसकी लैंग्वेज, कि आप लोगों को नोट्स में भी लिख कर रखना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। देख लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, और है ना जब बनाओ और नोट्स बनाओ तो वो डायग्राम भी हाथे हाथे बना दियो, क्या हाँ इस तरीके से है ये, तब समझ आएगी ये चीजें। बताओ अब अफवाह जिसको आपने अफवाह बना रखा था, अफवाह अफवाह कैसे करेंगे, अफवाह हो गया अफवाह, ठीक है पूरा। और ये नदियां आप लोगों की हुई पूरी इति सिद्धम। और इसके बाद में और जैसे जो भी है मैटर, तो देखो वन लाइनर का जो इंतजार कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बहुत सब्र का फल इस बार बहुत शानदार मीठा आने वाला है। तो देखो टाइम तो लगती है कोई चीज आने में, क्योंकि मेहनत जब तक नहीं करी जाए तो ऐसे देने क्या मतलब, हम चाहते तो ऐसे कैसे 8-10 दिन की थोड़ी सी करेक्शन करके दे देते ले हो गई, लेकिन नहीं, वो ऐसी वापस उसको तैयार की है कि अब क्योंकि हर साल देखा जाए साल दर साल कंपटीशन बढ़ता है, तो जब तक अपन खुद भी अपडेट नहीं करें, अपग्रेड नहीं करें अपने आप को, तो उस कंपटीशन के लायक नहीं बन सकते। इसलिए उस चीज को अपग्रेड बहुत शानदार तरीके से की है, और आएगी जब बता दूंगा कि अब आएगी, लगभग महीना पर लगेगा अभी, ये मानकर चलो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक।
चलिए, इसके अलावा देखो आप लोगों को ये टेलीग्राम से सूचना दे दी थी, अब ये 4 दिन के, अब तो 3 दिन ही बचे हैं। अब हम जो है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जितनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ना, वो 3 दिन के अंदर जिसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी इनकी सबकी दिसंबर 2024 तक है, इस साल के दिसंबर तक है, ये दिसंबर तक रहेगी। जैसे ही नई वैकेंसी आएगी, ठीक है, नई वैकेंसी आने पर नई टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आएगी नई वैलिडिटी के साथ, जो उस वैकेंसी के साथ आएगी, और वो वैकेंसी जब तक पूरी नहीं होगी तब तक रहेगी। ठीक है, नई वैकेंसी नहीं आएगी तब तक नई टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज नहीं आएगी। जिनको तब तक अभ्यास करना है कि हमें आज दिसंबर तक अभ्यास करना है, तो ये 3 दिन आप लोगों के पास में बचे हैं। इस 3 दिन में इनमें से जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी कर लो, उसके बाद में ये हो जाएगी एक तरीके से आप मान के चलो लॉक, यानी कि ये हो जाएगी फिर क्या, सोल्ड आउट। और सोल्ड आउट होने के बाद आप चाहे कितनी मिन्नतें करो, कोई टेस्ट सीरीज वापस परचेज के लिए नहीं खुलती, उस पे से बाय नाउ का बटन हट जाएगा और सोल्ड आउट हो जाएगी। तो 3 दिन आप लोगों को टेलीग्राम पे भी बता दिया था, यहाँ पे भी बता दिया। जिसको अभ्यास करना है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के, हाँ हमें नियमित अभ्यास करना है, हमें नियमित रहना है, वो कर ले ज्वाइन। इसके बाद में ये हो जाएगी लॉक, सीधी सट बात है। ठीक है, और इनके अलावा जो दूसरी मतलब तैयारी कर रही है पशु परिचर वाली, तो पशु परिचर में बहुत शानदार जो है मॉडल पेपर भी दे दिया, कंप्लीट सिलेबस, और जिनको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से अभ्यास करना है टॉपिक वाइज भी दे दी। ठीक है, अब आप लोगों की इच्छा, आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, सब कुछ सुविधाएं सारी दे दी। लाभ उठाओ तो ठीक, नहीं उठाओगे तो ये भी आने वाले समय में सोल्ड आउट हो जाएगी। ठीक, आगे बात समझ। चलिए, आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।